Dear students, today's topic is full knowledge of passive voice through Hindi and English sentences. You have to know what is difference between the sentences of active voice and passive voice. You have to know how to translate the sentences of passive voice. आज आपको पैसिव वॉइस का ज्ञान और महत्व बताया जाएगा। पैसिव वॉइस का वाक्य कैसा होता है, किस तरीके से उसका हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों के बीच अंतर क्या है, कैसे हम उसके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, और कैसे हम अंग्रेजी में उन वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने वाक्य है, मोहन किताब पढ़ता है। इसमें मोहन के द्वारा काम किया जा रहा है, अर्थात कर्ता के द्वारा कार्य हो रहा है। कर्ता प्रमुख भूमिका में है, तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता प्रमुख भूमिका में हो, कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, वह एक्टिव वॉइस का वाक्य माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका इंग्लिश मोहन रीड्स अ बुक, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड दूसरा वाक्य है, मोहन को किताब पढ़ाया जाता है। मोहन को किताब पढ़ाया जाता है, अर्थात इसमें कर्ता मोहन है लेकिन स्वयं कार्य नहीं कर रहा। अर्थात ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का स्थान ले लिया। कर्ता यहाँ हिडन है, अर्थात सब्जेक्ट छिपा हुआ। खासकर पैसिव वॉइस के वाक्यों में कर्ता हिडन होता है और सब्जेक्ट छिपा रहता है और अस्पष्ट भी रहता है। इस वाक्य में मोहन को किताब पढ़ाया जाता है, कार्य करने वाला मौजूद नहीं है, अर्थात जो किताब पढ़ा रहा है वह नहीं है, अर्थात कर्ता नहीं है। और अगर इस वाक्य को दूसरे तरीके से बोल दिया जाए, मोहन को अध्यापक के द्वारा किताब पढ़ाया जाता है, तो वहां कर्ता स्पष्ट हो गया, अर्थात अध्यापक के द्वारा किताब पढ़ाया जाता है। तो के द्वारा के साथ कर्ता का भी उल्लेख हो गया। लेकिन अधिकतर वाक्यों में ऐसा पाया जाएगा जिसमें के द्वारा और कर्ता रहेगा ही नहीं, जैसा कि यह वाक्य है। लेकिन आप कैसे दोनों में अंतर स्पष्ट करोगे कि एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है, ये बताया जा रहा है। तो एक्टिव में कर्ता स्वयं कार्य करेगा, कर्ता स्वयं कार्य करता है। अब पैसिव में कर्ता पर दूसरे के द्वारा कार्य कराया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट कर्ता का स्वरूप लेता है और दूसरे के द्वारा उससे कार्य कराया जाता है। अस्पष्ट भी हो सकता है किसके द्वारा वह कार्य कराया जा रहा है, और हिडन भी हो सकता है। जैसे मोहन को किताब पढ़ाया जाता है, ये पैसिव हो गया। और पहचान है पैसिव का, एक्टिव में आपको सीधा वर्ब दिखाई दिया, पढ़ता है, लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी, जाता शब्द भी जुड़ा है, पढ़ाया जाता। इसका मतलब इस वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाता शब्द भी है। इसी तरह पैसिव वॉइस के वाक्य में ऐसे वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब टाइप कोई शब्द रहेगा, जैसे खिलाया जाता, पढ़ाया जाता, बेचा जाता है। तो इन सब क्रियाओं के साथ जाता है जुड़ा। तो इससे भी आप स्पष्ट कर लेंगे कि यह वाक्य पैसिव का, एक्टिव के वाक्य में ऐसा नहीं रहे। तो आपको अंतर स्पष्ट हो गया कि व्हाट इज पैसिव वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे आप एक्टिव वॉइस में अनुवाद करते हैं और कैसे आप पैसिव वॉइस के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। जैसे कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण लिया जाए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जिसकी पहचान, जैसा कि आप जानते होंगे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है अथवा ते हैं, वाक्य के अंत में क्रिया में जुड़ा रहता है। जैसे मोहन किताब पढ़ता, तो पढ़ना जो वर्ब है उसके साथ ता है जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ता है, ती है, ते है जुड़ा रहेगा, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। अब इस वाक्य में मोहन स्वयं कार्य कर रहा है, जैसा कि आगे बताया गया, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसी वाक्य को पैसिव वॉइस में अगर हम लिखेंगे तो होगा मोहन को किताब पढ़ाया जाता है। मोहन को किताब पढ़ाया जाता है। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट को ही कर्ता का स्वरूप दिया गया है और उस पर किसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। किताब पढ़ाया जाता तो किसी के द्वारा, लेकिन वह हिडन है, कर्ता हिडन। तो स्पष्ट हो गया कि यह वाक्य पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वाक्यों का आप ट्रांसलेशन करते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मोहन रीड्स अ बुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में है हूं की अंग्रेजी नहीं रखते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, लेकिन जब पैसिव वॉइस के वाक्य का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो कौन सा रूल अपनाएंगे, किस रूल को हम फॉलो करेंगे, यह देखें। आपको दिए गए वाक्य में से किसी एक को ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है और उसके तुरंत बाद आपको है हूं हो की अंग्रेजी भी स्पष्ट कर देनी होगी, अर्थात इज आर एम का प्रयोग भी करना होगा। ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस का वाक्य रहेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो है हूं की अंग्रेजी नहीं रखेंगे, लेकिन वही वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाएगा तो हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मोहन को ही सब्जेक्ट माना जाए। मोहन आपको बताया गया पैसिव वॉइस का वाक्य है, इज आर एम का प्रयोग होगा। मोहन इज सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्ब रखा जाए फिर ऑब्जेक्ट। मोहन इज टॉट, पढ़ाया जाना, टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हुआ। मोहन इज टॉट अ बुक, मोहन को एक किताब पढ़ाया जाता है, मोहन इज टॉट अ बुक। अगर इसमें कर्ता होता भी तो लिखा होता मोहन को अध्यापक के द्वारा किताब पढ़ाया जाता है, तो आप सबसे लास्ट में बाय द टीचर कर देते। अर्थात अगर वाक्य में के द्वारा के साथ सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम सबसे लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं। और चाहे तो इस वर्ब थर्ड के तुरंत बाद भी उस बाई प्लस सब्जेक्ट को लिखा जा सकता है, जैसे मोहन इज टॉट बाय द टीचर अ बुक, अथवा मोहन इज टॉट अ बुक बाय द टीचर। अर्थात के द्वारा प्लस कर्ता, इसको सबसे लास्ट में स्थान देंगे। वाक्य में अगर के द्वारा प्लस कर्ता स्पष्ट हो तो उसे आप सेपरेट कर लें और सबसे लास्ट में उसे लिखें। पहले सब्जेक्ट रखें, फिर इज आर एम का प्रयोग करें, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, फिर ऑब्जेक्ट रखें और सबसे लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट रखें, अर्थात के द्वारा वाले वाक्यांश को रखें। इस प्रकार यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य का एग्जाम्पल। अब कोई नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि मुझे कक्षा में उसके द्वारा गाली दिया जाता है।
लिखा मुझे कक्षा में उसके द्वारा गाली दिया जाता है। पुनः प्रेजेंट डेफिनेट आपको दिखाई दिया ता है, और स्पष्ट हो गया कि किसी के द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जैसा कि निगेटिव का उदाहरण मैं बता रहा था कि मुझे कक्षा में उसके द्वारा गाली नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार निगेटिव का वाक्य। तो निगेटिव के वाक्य में आप एक्टिव वॉइस का अगर वाक्य होता तो आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डजंट, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अथवा कभी नहीं हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो क्या करेंगे? आपको पहले ही अफर्मेटिव में बता दिया गया कि पैसिव वॉइस के वाक्यों में आप इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। तो इज, आर, एम के साथ आपको निगेटिव में नॉट भी रख देना, अर्थात नेवर भी रख देना है। नहीं हो तो नॉट और कभी नहीं हो तो नेवर। अब वाक्य में कर्ता का स्वरूप किसे देंगे? अब आप मुझे ही यहां उचित लग रहा है कि उसे कर्ता का स्वरूप दिया जाए, लेकिन ध्यान रहे जब मुझे शब्द को हम कर्ता का स्वरूप देंगे तो सब्जेक्टिव केस में ही रखा जाएगा। तो मुझे, मी मीन्स मुझे होता है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो आई लिखा जाएगा। अब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, आई के साथ है, निगेटिव है नॉट। उसके बाद वर्ब थर्ड, पैसिव वॉइस का जो रूल है वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम नॉट एब्यूज्ड, आई एम नॉट एब्यूज्ड, मुझे गाली नहीं दिया जाता। अब आप चाहें तो उसके द्वारा पहले ही यहां स्पष्ट कर दें और कक्षा में सबसे लास्ट में लिखें, अथवा पहले कक्षा में लिख दें फिर उसके द्वारा बाद में लिखें। दोनों तरीका सही माना जाएगा। तो माना कि उसके द्वारा यही स्पष्ट कर दिया जाए तो बाय हिम, आई एम नॉट एब्यूज्ड बाय हिम। अब बचा कक्षा में इन द क्लास। इस प्रकार दूसरे तरीके से भी आई एम नॉट एब्यूज्ड इन द क्लास बाय हिम। ये बाय हिम अर्थात के द्वारा वाला वाक्यांश आप सबसे लास्ट में क्रिया के अर्थात वर्ब थर्ड के बाद में लिखेंगे या वाक्य सबसे लास्ट में लिखेंगे। दोनों तरीका सही माना जाएगा। अब कोई वाक्य इंटरोगेटिव का हो, जैसे कि क्या तुम्हें कक्षा में दंडित किया जाता है? क्या तुम्हें कक्षा में दंडित किया जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। वाक्य की शुरुआत क्या से है? अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कर्ता मौजूद नहीं है। कक्षा में दंडित किया जाता है किसी के द्वारा, लेकिन सब्जेक्ट हिडन है, के द्वारा नहीं लिखा अथवा के द्वारा प्लस सब्जेक्ट नहीं। तब भी स्पष्ट हो गया कि पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि किसी अन्य के द्वारा कार्य कराया जा रहा है जो हिडन है, छिपा हुआ है। अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इंटरोगेटिव में रूल क्या है? यदि क्या पहले हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, नहीं लिखते किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में। अगर क्या पहले हो तो क्या की इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उससे संबंधित हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे आगे लिख देते हैं, वही क्या का अर्थ निकालता है। तो अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो डज, डू सहायक क्रिया होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसका प्रयोग करते। लेकिन पैसिव वॉइस का वाक्य है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि इज, आर, एम का ही प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम इज, आर, एम में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा। देखा क्या तुम्हें, अब तुम्हें को ही अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है,
तो आर यू हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट बनाया गया यू को। अब आप वर्ब की तरफ बढ़ें। दंडित किया जाना, वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस है। पनिश्ड होगा, आर यू पनिश्ड, क्या तुम्हें दंडित किया जाता है। अब शेष बचा कक्षा में, इन द क्लास। तो हो गया आर यू पनिश्ड इन द क्लास। अगर होता अध्यापक के द्वारा या किसी के द्वारा तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देते। अब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, जैसे तुम्हें कक्षा में क्यों दंडित किया जाता है। वाक्य है तुम्हें कक्षा में क्यों दंडित किया जाता है। आप देखें क्वेश्चन वर्ड क्यों वाक्य के बीच में। तो अनुवाद करने का तरीका है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्यों की इंग्लिश व्हाई सबसे पहले लिख दिया। और रूल है कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद उस वाक्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम्हें है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। तो हाई आर। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो डज डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, ऑलरेडी आपको मालूम है जा रहा है उनका प्रयोग। तो व्हाई आर सब्जेक्ट रखें, व्हाई आर यू। अब आप वर्ब की तरफ बढ़ें। पनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, व्हाई आर यू पनिश्ड, तुम्हें क्यों दंडित किया जाता है। अब शेष बचा कक्षा में, इन द क्लास। तो व्हाई आर यू पनिश्ड इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में क्यों दंडित किया जाता है। इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाए। अब कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें किसके द्वारा प्रश्नवाचक शब्द के रूप में होता है, किसके द्वारा। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे ये देखें। जैसे तुम्हें कक्षा में किसके द्वारा दंडित किया जाता है। तुम्हें कक्षा में किसके द्वारा दंडित किया जाता है। इस स्थिति में अगर वाक्य में किसके द्वारा आ जाए तो आपको सबसे पहले किसके द्वारा को वाक्य में सबसे पहले लिख लेना है। किसके द्वारा का मतलब बाय हुम। तो बाय हुम क्वेश्चन वर्ड, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का काम लगेगा। तुम्हें है, तुम्हें को कर्ता का स्वरूप देंगे, इसलिए आर का प्रयोग। बाय हुम आर, सब्जेक्ट हो गया यू, बाय हुम आर यू, दंडित किया जाना वर्ब पनिश्ड। अब बचा शेष कक्षा में, इन द क्लास। तो बाय हुम आर यू पनिश्ड इन द क्लास, तुम्हें कक्षा में किसके द्वारा दंडित किया जाता है। ये प्रेजेंट डेफिनेट के सारे उदाहरण थे। किसके द्वारा के लिए बाय हुम का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर वाक्य में ऐसा स्पष्ट हो कि किसी निर्जीव के लिए किसके द्वारा बोला गया तो आप बाय हुम नहीं लिखोगे। व्यक्ति की बात है तो बाय हुम,
लेकिन अगर किसी वस्तु की बात हो अर्थात निर्जीव की बात होगी तो बाय व्हाट लिखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं गया और वह वहां खुश हो गया, वहां कोई व्यक्ति उससे नहीं मिला बल्कि वहां सारी निर्जीव चीजें ही थी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे, और उधर से वो खुश होकर आ रहा। तो कोई पूछ लिया कि तुम्हें वहां किसके द्वारा खुश किया जाता है, तो वहां व्यक्ति तो मिला नहीं, इसका मतलब किसी वस्तु के द्वारा उसे खुशी मिल रही है। तो बाय हुम नहीं बल्कि हम बाय व्हाट लिखेंगे। तो तुम्हें वहां किसके द्वारा खुश किया जाता है, ऐसा वाक्य है, तुम्हें वहां किसके द्वारा खुश किया जाता है। और यह स्पष्ट हो कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, निर्जीव चीजें। तो अगर ऐसा स्पष्ट हो कि निर्जीव चीज के द्वारा खुशी मिल रही है, तो किसके द्वारा की अंग्रेजी बाय व्हाट लिखनी है। तो बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, खुश किया जाना, मेड हैप्पी। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, किया जाना, मेड हैप्पी माने खुश किया जाना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, मेड हैप्पी देयर। हो गया बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी देयर। तो अगर व्यक्ति से संबंधित हो तो बाय हुम, वस्तु अथवा किसी निर्जीव चीज से संबंधित हो तो बाय व्हाट किसके द्वारा की अंग्रेजी लिखते हैं। इस प्रकार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से पैसिव वॉइस के वाक्यों को स्पष्ट किया गया कि पैसिव वॉइस के वाक्य कैसे होते हैं, किस स्थिति में होते हैं और कैसे उनका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। लेकिन इसी तरह अगर पास्ट टेंस की बात हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो तो वाक्य के अंत में या, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। लेकिन तरीका अनुवाद करने का वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा और सब तरीके वही रहेंगे। फ्यूचर टेंस की बात हो तो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल है। तो फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आप विल अथवा शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी होने के नाते उसके साथ पैसिव वॉइस में बी का भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे विल बी, शैल बी। जैसे कि वाक्य हो मोहन को किताब पढ़ाया जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल का प्रयोग होगा, तो मोहन विल बी टॉट, मोहन विल बी टॉट, यानी विल के साथ बी का भी प्रयोग, विल बी टॉट अ बुक। तब कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट आदि उनके साथ आप बी का प्रयोग करोगे। तो फ्यूचर वाले वाक्य में अथवा किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वाले वाक्य में आपको उसके साथ बी का भी प्रयोग करना होगा। जैसे उसे किसके द्वारा किताब पढ़ाया जा सकता है, सकना शब्द है कैन, तो कैन भी मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ भी पैसिव वॉइस का वाक्य होने के नाते बी का प्रयोग होगा। उसके द्वारा अर्थात बोला गया तुम्हें किसके द्वारा किताब पढ़ाया जा सकता है, तो बाय हुम कैन यू टॉट, कैन यू बी टॉट, बाय हुम कैन यू बी टॉट अ बुक। तो आपको बी का प्रयोग करना होगा। तो बी का प्रयोग कहां होगा, वर्ब थर्ड के बिल्कुल पहले। जैसे अध्यापक के द्वारा उसे किताब पढ़ाया जा सकता है, तो ही कैन बी टॉट अ बुक बाय द टीचर। तो वर्ब थर्ड के जस्ट पहले बी का प्रयोग होगा मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मस्ट आदि।
उनके साथ बी का भी प्रयोग होगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का और पास्ट का, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव बनेगा नहीं, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का अगर कॉन्टिन्यूअस का कोई वाक्य हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको वर्ब थर्ड के पहले बीइंग का प्रयोग कर देना होता है, क्योंकि वहां आईएनजी को दर्शाने के लिए, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस का रूल है कि वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। तो दोनों रूल को देखते हुए हमें वर्ब थर्ड के पहले बीइंग का प्रयोग कर देना होगा, तब वह कॉन्टिन्यूअस का स्वरूप बना ही रह जाएगा। जैसे उसे किताब पढ़ाया जा रहा है, तो ही इज बीइंग टॉट अ बुक, ही इज बीइंग टॉट अ बुक। इस प्रकार आपको पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य हो किसी भी टेंस से संबंधित, तो उसका अनुवाद आप सरलता से, यदि प्रेजेंट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट के वाक्य हो तो उसमें वर्ब थर्ड के पहले बीन का प्रयोग करना होता है, अर्थात हैज, हैव, हैड के साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे उसे किताब दिया गया है अथवा उसे किताब दिया जा चुका है, ही हैज बीन गिवन अ बुक। तो इस तरह हैज, हैव, हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसका। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।